आज हम बात करने जा रहे हैं विलियम चैप्टर के बचे हुए कुछ सवालों की। ठीक है, मतलब आपको एक पहला वीडियो मिला था पार्ट 1 में, दूसरा पार्ट 2 में, पर अब आपको मिलने वाला है पार्ट 3 में। मतलब कहने का कि चैप्टर बड़ा था तो मैंने उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सवाल आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। कुछ लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स पूछी हुई है, तो पहले मैं अभी आगे के सवालों को डिस्कस करता हूँ और लास्ट में उनकी प्रॉब्लम्स को भी मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, तो देखिएगा एक नया सवाल आपके सामने है। लिखा हुआ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब 92 मिलीमीटर है। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। यदि विलयन का वाष्प दाब 87 मिलीमीटर हो गया हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या है, तो एक तो दिया है जल का वाष्प दाब। ये क्या दिया है? जल का वाष्प दाब। तो जल का वाष्प दाब क्या होता है? P 92 मिलीमीटर मान लिया इसको। ठीक है, फिर उसके बाद किसी पदार्थ को 18.1 उस 100 ग्राम जल में घोला गया। तो ऑब्वियसली बात दिया गया होगा, तो ये क्या लिखा है? स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना दिया है? 18.1 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है? 100 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम जल में है ना, तो जल क्या होता है? हमेशा विलायक। ठीक है, और विलायक क्या मानते हैं हम लोग? कैपिटल डब्ल्यू। यदि विलयन का वाष्प दाब, फिर क्या था उसने? विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? PS कितना? 87 मिलीलीटर। ठीक, बात ध्यान रखिए। और पूछा क्या उसने? पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का अणुभार पूछा, यानी कि विलय का अणुभार पूछा है। और विलायक किसमें क्या है? जल। तो जल क्या होता है? H2O। इसका मतलब क्या? उसका अणुभार कितना होता है? 18। ठीक है, इसका अणुभार कितना होता है? 18। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है ना। अब बात करनी है कि ये चीजें जो आपके सामने दिख रही है, तो इसमें हमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो फॉर्मूला में क्या लगने वाला है? राउंड के नियम का। क्या लगने वाला है? राउंड के नियम का। तो मैं बता दूंगा P माइनस के PS अपॉन P बराबर क्या था? N अपॉन N प्लस N। ये था फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला तो यही था। अच्छा, तो थोड़ा समझिएगा कि ये चीज जो है ये क्या है? ये है विलय का मोल प्रभाज। है यार आपको? विलय का मोल प्रभाज। अगर हम इसी को सॉल्व कर दें, क्या कर दें? इसको सॉल्व कर दें, तो अगर आपको मालूम है कि ये जो ये वैल्यू दी हुई है, ये N प्लस N, तो ध्यान रखिएगा स्मॉल n का मान कैपिटल N के मान की तुलना में नगण्य होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये चीज जो है निकल के क्या हो जाएगी? कैपिटल M हो जाएगी। स्मॉल n यानी कि स्मॉल n क्या मानते हैं हम लोग? विलय का मोल प्रभाज। विलायक के मोलों की संख्या यानी कि विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या में क्या होती है? नगण्य होती है। ठीक, तो इसलिए हम ये मान लेते हैं। अच्छा, अब आपको मालूम है ये स्मॉल w, ठीक है, अपॉन स्मॉल m मानते थे। इसको कैपिटल W अपॉन कैपिटल M मानते थे। इन दोनों की तो वैल्यू रखी ना। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो स्मॉल w और ये कैपिटल M ऊपर पहुंच जाएगा, कैपिटल W और स्मॉल m नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आपका सामने बन के आ जाएगा। तो हमें यूज क्या करना है? आपको ये यूज करना है और ये यूज करना है। इसी क्रम से ये निकल के आया है सामने। ओके, तो ये जो चीज रखी हुई है, P का मान कितना दिया हुआ है? P का मान दिया हुआ है 92 और ये कितना दिया हुआ है? 87। ये दिया है 92। ठीक है, स्मॉल w का मान दिया हुआ कितना? 18.1। ठीक है, और कैपिटल M क्या दिया हुआ है? 18। ओके, कैपिटल W कितना लिया है? 100 और स्मॉल m क्या है? अणुभार जो पूछा गया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको घटा ले तो क्या बचेगा? 5। ये 92। ठीक है, ये 18.1 गुणा 18 और ये दे दिया 100m। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या कर लें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो m बराबर कितना हो जाएगा? 18.1 गुणा 18 92 अपॉन 5 इंटू 100। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे तो 59.95 ये आंसर आएगा। 59.95 ये आंसर आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो एक बार और रिपीट करता हूं सवाल को। सवाल समझिएगा, जल का वाष्प दाब को हम P मानते हैं और जो विलयन का वाष्प दाब PS, विलयन के लिए PS मानते हैं। तो ये बात ऑप्शन में आ गई होगी, यानी कि जो विलायक है उसको हम P मान रहे हैं और विलयन के लिए
PS। जब दो दाब दिए हों तो अनुमान लगाइएगा कि हमें जहां तक सवाल में राउल्ट का नियम ही दिया होता, क्योंकि एक तो वाष्प दाब की बात कर रहा है, दूसरा विलेय के वाष्प दाब की। जब इन दोनों के वाष्प दाब की बात करें तो समझ जाना कि राउल्ट का नियम ही लगना है, उसके लिए राउल्ट का नियम लगाना है। ठीक, देखिए कैसे दोनों का मान दिया हुआ, फिर इन्होंने कहा कि इतने ग्राम में घुला गया हो। ठीक है, यानी कि 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घुला गया, 100 ग्राम जल में घुला गया, यानी कि वो क्या है, विलायक। विलायक क्या मानते हैं, कैपिटल W। ठीक है, और ये क्या, विलेय। तो ये W हो गया। इसका अणुभार निकाला, किसका, जल का, और उसने विलयन का यानी पदार्थ का अणुभार पूछा हुआ है। फॉर्मूला आपके सामने मैंने बताया कि ये N/N+N होता है, P - PS/P। ठीक है ना, ये जो फार्मूला है ये आपके लिए है, और ये जो है ये क्या है, विलेय का मोल प्रवाह। अब मतलब कि ये स्मॉल n क्या होती है, विलेय की मूलक संख्या, कैपिटल N विलायक की मूलक संख्या। तो स्मॉल n जो है और कैपिटल N, ठीक है, यानी कि स्मॉल n का मान कैपिटल N के मान की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल N मान लेते हैं, इसी का क्या कहते हैं, कैपिटल N। तो स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m होता है, कैपिटल W कैपिटल W अपॉन कैपिटल M होता है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा, स्मॉल w कैपिटल M, कैपिटल W स्मॉल m। ठीक, अब हमें सबकी वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे क्या रखा, इनका वैल्यू यहाँ पे रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये क्या आ गया, अणुभार। इसका मतलब पदार्थ का अणुभार। ठीक है, कैलकुलेशन आप करिएगा, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में कैलकुलेशन दिखा दिए, आंसर दिखा दिया, आप कैलकुलेशन करिए, आंसर नहीं आएगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल बिल्कुल उसी का है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 200 मिलीमीटर है। समान ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में 2 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअभट्ट ठोस अनअभट्ट ठोस में मुक्त विलयन का वाष्प दाब 195 मिलीमीटर है। ठोस का अणुभार क्या होगा, अणुभार पूछा गया। ठीक है, तो देखिएगा इसने क्या किया, पहले तो दिया वाष्प दाब, किसका वाष्प दाब दिया, बेंजीन के लिए, यानी कि जल विलायक होता है, इसी प्रकार बेंजीन भी विलायक होता है। ठीक, तो ये क्या है, P की वैल्यू दी हुई है 200 मिलीमीटर। ठीक, समान ताप पर कितना दिया, 78 ग्राम बेंजीन में 2 ग्राम, तो 78 ग्राम किस लिए, बेंजीन के लिए, तो बड़े डब्ल्यू दिए हुए हैं 78 ग्राम, यानी कि विलायक का मान दिया, और 2 ग्राम क्या है, स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि विलेय के लिए दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसने पूछा कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, PS, कितना दिया, 195 मिलीमीटर, इतना आपको पता हुआ है। ठीक, तो एक काम करिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको कैपिटल M यानी कि अणुभार किसके लिए, C6H6 बेंजीन के लिए कितना दिया है, 78। ठीक है, निकाल लीजिएगा, और स्मॉल m जो है वो पूछा है अणुभार, वही काम करना है। सवाल अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको, क्या बताया था, P - K PS/P। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था क्या, स्मॉल m और ये कैपिटल N, यानी कि स्मॉल w बटे स्मॉल m और कैपिटल W बटे कैपिटल M। सॉल्व करेंगे तो स्मॉल w कैपिटल M और कैपिटल W स्मॉल m, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो P क्या हुआ, यहाँ पे 200 दिया हुआ, ये 195 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी 200 दिया हुआ। ओके, स्मॉल w का मान कितना दिया, 2, कैपिटल M कितना दिया, 78, और कैपिटल W क्या है, कितना दिया, 78। ठीक है, और स्मॉल m की वैल्यू चाहिए। ठीक, समझ रहे ना, इनको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5/200। ठीक है, ये 2 × 78/78 m। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो m = क्या हो जाएगा, 2 × 78 × 200/5 × 78। ओके, तो देख रहे हैं आप, ये 78 से 78 कैंसिल हो गया। ओके, तो कितना बचा हुआ है, ये हो गया आपका 400/5। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 8 = 40, यानी कि 80। ठीक है, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80। ठीक, वही बात है। फिर एक बार देखिएगा, सवाल देखने में जरूर बड़ा है, लेकिन बहुत इजी है, सरल है, आप आसानी से लगा सकते हैं।
पहले उसने शुद्ध बेंजीन का वास्तव दिया तो हमने शुद्ध बेंजीन के वास्तव लिख लिया, फिर उसने बेंजीन का मात्रा दी है तो बेंजीन की मात्रा दी, और फिर क्या दिया उसने विलयन के लिए दिया हुआ है स्मॉल डब्ल्यू बना लिया, फिर उसने क्या किया विलयन का वास्तव दिया तो पीएस की वैल्यू आ गई। हमने क्या करना है विलायक का अणुभार चाहिए था, अणुभार का था बेंजीन 78 का निकाल लिया, और क्या चाहिए हमें विलयन का अणुभार। फॉर्मूला आपके सामने है, इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू रखी है और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसका आंसर आपके सामने है। एक बार लगाइएगा, इस तरह के सवाल हैं राउल्ट के नियम के, बहुत अच्छे सवाल हैं, और प्रयास करिएगा जो नहीं आए पूछिएगा। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब 70.53 मिलीमीटर है। 100 ग्राम जल में 6 ग्राम यूरिया विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। ठीक है। अच्छा, जैसे कभी आपको लगता है कि वीडियो आपका अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए, यूट्यूब की सेटिंग में जाइए, कुछ ऐसे करके दिया था ना 140, फिर 240 और 360, है ना। तो इस तरह से अगर आप बढ़ाएंगे, जैसे इस मोड पे लगा देंगे आप 360 लगा देंगे तो आपका वीडियो और अच्छा साफ दिखने लगेगा। ठीक है ना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर हो रही है, वीडियो साफ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा, तो अगर आप उसका मोड चेंज करेंगे वीडियो साफ आएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, चलिए सवाल पर चलते हैं। तो क्या दिया हुआ जल का वाष्प था, तो जल का वाष्प हम क्या मानते हैं यहाँ पे P 17.53 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। फिर क्या दिया उसने 100 ग्राम जल, 100 ग्राम जल क्या होता है बड़े डब्ल्यू यानी विलायक। फिर कितने दिए 6 ग्राम यूरिया, तो 6 ग्राम यूरिया यानी कि यूरिया क्या है विलेय है, तो 6 ग्राम यूरिया। ठीक। तो पहले तो इसके लिए दिया हुआ जल H2O। ठीक है। तो इसका अनुपात निकालेंगे कितना आ जाएगा 18, और फिर यूरिया क्या होता है NH2CO NH2। ठीक है। इसका अनुपात निकालेंगे कितना आएगा 60। ठीक। अब पूछा क्या है उसने विलयन के वाष्प दाब की गणना पूछी है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या है PS, ये निकालना है हमको। ठीक है। PS निकालना है, तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया है P माइनस के PS अपॉन P बराबर स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। ठीक है। अब रखिए फॉर्मूला, वैल्यू रखनी है आपको, कितनी रखनी है यहाँ पे 17.53 माइनस के PS की वैल्यू चाहिए, तो ये 17.53। स्मॉल w का मान कितना दिया हुआ है 6, और ये कितना दिया है 18, कैपिटल W कितना दिया है 100, और स्मॉल m कितना दिया है 60। ठीक है। अगर आप देखें तो ये 10 बार चला जाएगा, कितना जाएगा ये 1000 रहेगा। अगर इसको डिवाइड कर दें तो 17.53 माइनस के PS अपॉन 17.53। ठीक है। ये कितना जाएगा 18 अपॉन 1000, है ना। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.53 माइनस के PS, और ये 17.53, इसको 0.018 लिख सकते हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करके कर सकते हैं 0.018। अगर कुछ नहीं आए तो नीचे 1 मान सकते हैं, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें देखिए अब क्या आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 17.53 माइनस के PS बराबर ये आ जाएगा 17.53 इंटू 0.018। ठीक है, 0.018। अब इसकी कैलकुलेशन करिएगा तो 17.53 माइनस के PS बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.3155 समथिंग इतना आएगा। ठीक है। और इसको इस तरह भेजाएंगे तो क्या हो जाएगा ये PS बराबर 0.3155 माइनस के 17.53। ठीक है। और ये आप अगर इसको ऐड कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 17.215 समथिंग आंसर आ जाना चाहिए आपका मिलीमीटर में। ठीक है ना। ओके, एक बार और देख लो, एक बार और रिवाइज करते हैं सवाल को और समझ में आ जाएगा अच्छे से। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब दिया 100 ग्राम जल और 6 ग्राम यूरिया दिया हुआ। ठीक है। क्या किया, जल का वाष्प दाब P था 100 ग्राम कैपिटल W, 6 ग्राम स्मॉल w। ठीक है। इनका अनुपात निकालिए दोनों का। फॉर्मूला आपको ये मालूम है, देखो ये फॉर्मूला आपको मालूम है। इनकी वैल्यू उठा कर रखी है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ठीक। अब देखो ध्यान रखना, ये जो है माइनस के इधर जाएंगे तो क्या जाएंगे प्लस के, और ये वाले जाएंगे तो माइनस के जाएंगे। जैसे आपने ये लिखा ना, ये इसको चाहे तो आप उल्टा भी सकते, कैसे सकते हैं आप माइनस के
0.3155 ऐसे करके यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या ऐसे लिखना है, ऐसे तो दोनों तरफ से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आपका यही आना है, ठीक है। और भी आएगा कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन लगभग आंसर इतना ही होगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है सवाल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। अभी तक हम राउल्ट के सवाल पढ़ रहे थे, अब हम मोलर उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक की बात करेंगे, और उसके बाद अवनमन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक, आणविक अवनमन स्थिरांक की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब टॉपिक दूसरा स्टार्ट हुआ है। देखिएगा उसका सवाल कैसा है। 25 ग्राम विलायक में 1.17 ग्राम सुक्रोज को घोलने पर विलायक के हिमांक में 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है, ठीक है। आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, उसको कैसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें कहा 25 ग्राम विलायक, यानी कि बड़े डब्ल्यू दिए हुए कितने, 25 ग्राम, ठीक है। फिर कितना दिया हुआ है, इतने ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, विलेय होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू, 1.17 ग्राम, ठीक। घोलने पर क्वथनांक में इतनी वृद्धि, क्वथनांक मतलब डेल्टा टी में वृद्धि कितनी, 0.071 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। फिर एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या दिया है, सुक्रोज दिया हुआ है। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज होता है चीनी। चीनी को C12H22O11 बोलते हैं, और इसका अणुभार कितना होता है, 342। अणुभार कितना होता है, 342, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या है, ये चाहिए आपको चाहिए उन्नयन स्थिरांक, यानी कि केबी का मान चाहिए, ठीक। बस मेरा बी फॉर बॉइलिंग होता है, इसलिए आगे उन्नयन स्थिरांक के लिए बॉइलिंग लगाते हैं। अवनमन के लिए हम यहाँ पे फ्रीजिंग मानेंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल में आपको डाटा पता चल गया है। फॉर्मूला रखिएगा 100 केवी स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी और कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है। ये क्या है, अणुभार। किसका अणुभार है, जो है विलयन, यानी कि विलेय जो है उसका अणुभार है। अब आपके पास सारी वैल्यू पता है। एम का मान पता कितना, 342, ये 100 दिया हुआ, और ये क्या है, केबी का मान निकालना है। स्मॉल डब्ल्यू कितने दिए हैं आपके पास, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1.17, ठीक है। डेल्टा टी का मान कितना दिया है 0.071, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू 25। कुछ नहीं करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, 342.071 गुणा 25 बटे कितना हो जाएगा, ये 100, और ये जाएगा 1.17, ठीक है। इस सबका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आंसर जो है आपका आएगा 5.19। इतना आंसर आपका आना चाहिए। आप देखिएगा मल्टीप्लाई करके, अगर आंसर में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको फिर कैलकुलेशन भी सॉल्व करके पूरी दिखाऊंगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, जब हम इन सवालों की बात करेंगे उन्नयन और अवनमन की, तो उसमें दो कैटेगरी है, एक आणविक की है, एक मोलर की है। आणविक के लिए हमें फॉर्मूले में 100 यूज करना है, और मोलर के लिए हमें फॉर्मूले में 1000 यूज करना है, ठीक है। सवाल में फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिर्फ 100 और 1000 में डिफरेंस है। अगर ये बात अगर आपने याद रखी तो आपको फॉर्मूला कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, भूलेंगे नहीं कभी भी, सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। एक बार और देखिएगा सवाल को। 25 डिग्री सेंटीग्रेड विलायक में 1.17 ग्राम सुक्रोज को घोलने पर विलायक के क्वथनांक में 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये डेल्टा टी का मान हो जाएगा। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड विलायक है, अपने आप सवाल दिखाई दे, विलायक क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू, और सुक्रोज क्या है, विलेय, चीनी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसका अणुभार लिखा हुआ है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सवाल लगाने में बहुत आसान होने वाली है। एम स्मॉल एम बराबर 100 केवी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी कैपिटल डब्ल्यू, ओके। फॉर्मूले पे क्या रखा है, सिर्फ वैल्यू रखी, पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट इज आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड
हो जाता है। यौगिक का अणुभार लीजिए और उन्होंने क्या किया हुआ है, K का मान आपको दिया हुआ है कितना 5.31, ठीक है, सवाल में दिया हुआ है। ये सवाल इसकी अच्छा है, प्लस देखिएगा एक यौगिक इतने ग्राम जल में मिला गया है, यानी कि स्मॉल w बराबर 4.18 ग्राम को कैपिटल W 240 ग्राम जल में मिला गया, ठीक है। तो ये मात्रा जो है जल में मिला गया इसलिए दिखाई दे रही है, विलायक है तो विलायक को कैपिटल W। और जब कोई सवाल बहुत कंफ्यूजन करे अगर आपको, तो मैं बता दूं आपको 98% सवालों में ऐसा है कि जहां पे जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है और जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, ठीक है, कुछ सवालों को छोड़कर, ठीक है। वो सवालों की बात भी हम करेंगे कभी, तो अभी ये समझिएगा। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप सवाल को समझिए, ये तो एक ट्रिक्स है किस तरह से भी याद करने की, आप ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखते हैं कि आपका सवाल कभी रॉन्ग ना हो तरह से। तो बात करते हैं नेक्स्ट की। तो क्या दिया हुआ, जल दिया हुआ है और क्या दिया, कोई यौगिक दिया हुआ है और उसी यौगिक का अणुभार पूछा हुआ है, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक वायुमंडलीय दाब, हमें एक वायुमंडलीय दाब एक प्रेशर की मात्रा दी है, मापक के आधार पर उन्होंने उस टेम्परेचर को माना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या दिया हुआ, डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा T का मान दिया है 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा जब भी क्वथनांक वाले सवाल की बात की है, किसके क्वथनांक वाले सवालों की बात की जाए और डेल्टा T की वैल्यू 100 पॉइंट कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही तो होता है, कोई भी होता है जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके लिए हमें 100 से इसको घटा देना है, सेपरेट कर देना है। अगर 100 पॉइंट कुछ दिया है तो, अदरवाइज अगर नहीं दिया है 100 पॉइंट नहीं है, 0.06 कर दिया है या पॉइंट कुछ भी दिया हुआ तो उसको हम 100 से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से इसको घटा देंगे, कितना 0.065 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ओके, बात समझ रहे हैं ना। फिर केबी का मान दिया हुआ है ना, स्पष्ट केबी पर आपने क्या लिया है 5.31 दिया हुआ। पूछा क्या है, अणुभार, आपको मालूम है m बराबर 100 केवी स्मॉल w कैपिटल T और कैपिटल W, ओके। तो m बराबर 100 रखा हुआ है, केवी का मान आपको मालूम है 5.31, स्मॉल w का मान लिया है 4.18, डेल्टा T का मान कितना 0.065 गुणा W कैपिटल W का मान दिया है 240, ठीक है। उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप कैलकुलेशन करिएगा। अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो सवाल पर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो में कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन करिएगा, घर में बैठ के मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो पूछिएगा। लगभग इसका आंसर आना चाहिए 1 कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, कितना आएगा 143.2 समथिंग, ठीक है। ये क्या आया, अणुभार, ओके। देखिएगा ये जो है एक यौगिक के इतने ग्राम प्रति ग्राम जो बोला गया था, यानी कि विलेय और विलायक दोनों की वैल्यू दी हुई है। 100 पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या दिया था, डेल्टा T की वैल्यू दी हुई थी। सवाल में केवी आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। पूछा क्या, अणुभार। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है n बराबर 1000 केवी स्मॉल w डेल्टा T कैपिटल W, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबका मान रख दिया यहाँ पे, जो भी मान रखा था यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखो मैंने क्या कहा था आपको, ये जो वैल्यू है अगर 100 पॉइंट कुछ दिए तो 100 से हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर नहीं दिया है, देखो पिछले सवाल में मैंने कहा था उसमें 100 पॉइंट कुछ नहीं दिया था, डायरेक्ट पॉइंट दिया था, इसलिए डायरेक्ट कर दिया था, ओके। बुला नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आंसर। ये आंसर आएगा 142.28 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक आवाजशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। बेंजीन का क्वथनांक 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड है। पदार्थ के अनुपात की गणना कीजिए, ठीक है। और बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थान दिया हुआ है, क्या दिया, मोलर उन्नयन स्थान। तो हम यहीं से पता लगा लेंगे कि मोलर उन्नयन स्थान की बात कर रहा है, इसका मतलब सवाल में हमें इसका फॉर्मूला यूज करना है मोलर के लिए, ठीक। ध्यान दिएगा, ये दिया है स्मॉल w 2.5 ग्राम और कैपिटल W दिया हुआ है 100 ग्राम
और डेल्टा टी का मान कितना दिया है इसमें 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अणु भार ज्ञात करना है और के बी के लिए मान दिया 2.67 ये दिया वो के बी का मान। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए इसमें आपको अणु भार ज्ञात करना है, तो आपके पास सारी चीजें है। आप एक काम करिए, फॉर्मूला लगाइए, स्मॉल m बराबर 1000 केबी स्मॉल w बटे डेल्टा टी और कैपिटल W। ठीक है, 1000 केबी का मान कितना दिया है, ये रखा हुआ है 2.67 इंटू स्मॉल w का कितना दिया है 2.5, डेल्टा टी का मान ये दिया हुआ 10.42 और कैपिटल W कितना दिया है 100। ठीक है, ज्यादा अगर आप चाहें तो यहाँ से सब लोग हटा सकते हैं, यहाँ से हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1000 से 1000 कट जाएंगे आपके, तो ये बचेगा 267 इंटू 25 और ये क्या है 42। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, लगभग 158.9 ये आंसर आएगा आपका 158.9। ठीक है, हाँ आप लोग सोचें डायरेक्ट आंसर रख रहे हैं, आंसर मुझे तो याद है क्योंकि सारे सवाल मुझे पता है, तो आप लोग लेकिन मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि इतना मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम बहुत लगेगा उसमें, तो आप जरूर सॉल्व करिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर रख रहा हूँ पर आप डायरेक्ट मत रखिएगा, आप सॉल्व करिएगा। ओके, फिर देखिएगा क्या दिया हुआ है, स्मॉल w का मान इतने ग्राम को इतने ग्राम हो रहा है, तो कैपिटल W का मान दिया हुआ है, डेल्टा टी क्वथनांक का मान दिया हुआ है, अणुभार पूछा गया हुआ है, मूलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया हुआ है, यहाँ पे केबी का मान दिया हुआ है, और आपको क्या दिया था इसमें मोलर दिया था। तो अभी आणविक क्रिया क्या कर रहे थे यहाँ पे 100 लगा रहे थे ना, अब मोलर क्रिया क्या लगाएंगे 1000। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहा होगा ना। ठीक, फार्मूला अगर याद है अच्छे से तो आपको सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप जरूर पूछिएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिएगा अभी हम लोग बात कर रहे थे क्वथनांक की, अब बात करने जा रहे हैं हिमांक की, तो थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 0.72, ठीक है 0.72 ग्राम यौगिक को 15 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन के हिमांक में 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। आणविक हिमांक स्थिरांक का मान इन्होंने दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है आणविक के लिए, तो यहां से हमें हैंडल लेना आणविक हिमांक स्थिरांक का मान लिया। अच्छा देखिएगा इतने ग्राम यौगिक को 15 ग्राम बेंजीन मिला गया है, इसका मतलब ये स्मॉल w दिया है 0.72 ग्राम, ये यौगिक का भार है, और इसे क्या बेंजीन क्या कैपिटल W 15 ग्राम। ठीक, बोलने पर और हिमांक में कमी यानी कि डेल्टा टी का मान कितना दिया हुआ है 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको TF भी बोल सकते हैं, यानी कि F और फ्रीजिंग हिमांक के लिए, और यहाँ इन्होंने कहा कि F का मान दे रखा है कितना 50। ठीक है, अणुभार पूछा हुआ है, आपको मालूम है m बराबर 100 kF स्मॉल w डेल्टा टी कैपिटल W। ओके, फॉर्मूला सेम होता है, बस यहाँ पे kF कर दे तो वहां पे kB कर दिया था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, ये दिया वो 100, kF का मान कितना दिया है 50, स्मॉल w कितना दिया है 0.72, ओके, डेल्टा टी का मान कितना दिया है 2.4, ओके, और कैपिटल W का मान कितना दिया है 15, ओके। ये पॉइंट से अगर पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे जीरो लग जाएगा, बात समझ रहे ना, तो एक काम करते हैं जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं। ओके, 5 3 15, ठीक है, और 3 से काट देते हैं यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। चलिए 24 से 24 भी कैंसिल हो गए, तो क्या बचा m बराबर 100, ये निकल के आ गया। ठीक है, समझिएगा, फिर समझिएगा, सवाल में यौगिक और बेंजीन को बोलने पर दिया था हिमांक, ये हिमांक देखा तो हम लोग समझ गए कि हम हिमांक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिमांक के लिए डेल्टा टी का मान दिया था, अणुभार पूछा हुआ है, और आणविक स्थिरांक, ठीक है, किसका हिमांक के लिए स्थिरांक का मान दिया हुआ है। फॉर्मूला सेम होता है, तो देखिएगा इनकी वैल्यू पुटअप की, और फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेशन किया, और दैट इज आंसर। आपके सामने आंसर है, आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी कैलकुलेशन थी। बड़ी कैलकुलेशन तो होती है, इसलिए छोड़ देता हूँ कि आप लोग कर सकते हैं, टाइम लगता है उसमें, छोटी कैलकुलेशन इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की। ओके, किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर
जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ। पदार्थ का अनुभाग ज्ञात कीजिए। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक 1.86 है। 1.86 देखिएगा। तो 15 ग्राम को 150 ग्राम जल को बोलेगा, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू कितने हो जाएंगे 15 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू कितने हो जाएंगे 150 ग्राम। ठीक, फिर क्या दिया है हिमांक में अवनमन, यानी कि डेल्टा टी का मान कितना दिया है 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका मान के एफ का मान दिया कितना 1.86। ठीक, सब कुछ दिया है। पदार्थ का अणुभार पूछा है। जब पदार्थ का अणुभार पूछा आपको फॉर्मूला मालूम है, स्मॉल एम बराबर 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी कैपिटल डब्ल्यू। उसने कहा ना मोलर अवनमन स्थिरांक, इसलिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया 1000। जब आगे की बात करता तो 100 लगाते। ठीक है, तो एम बराबर यहाँ पे दिया हुआ 1000 के एफ का मान 0.86 गुणा स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया है 15, डेल्टा टी का मान कितना दिया है 0.2 और इसका मान कितना दिया है 150। ओके, ज्यादा करें तो 0.0 हटा सकते हैं हम लोग, 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अगर 1 जीरो 2 जीरो का कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देखो 15 से 15 चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा एम बराबर 1860 और कितना बचा 12। ठीक है, 155 आंसर आएगा। कितना आएगा 155 राइट करिएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे आणविक मोलर सभी प्रकार के सवालों की मैंने बात की। ठीक है, आपके बुक में जो भी सवाल हो फॉर्मूले अच्छे से पढ़िए, सवाल लगाइएगा, आपको समझ में आएंगे, जो ना आए वो पूछिएगा। ठीक है, अच्छा अब इस टॉपिक के सारे सवाल जो है मेथड, सवाल तो सारे नहीं हुए लेकिन मेथड सारे हो गए हैं। ठीक है, सवाल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने सारे मेथड आपको बता दिए। अब आप थोड़ा सा अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, जो नहीं आए पूछेगा। चलिए ठीक है, अब जरा बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अभी पिछले वीडियो में कुछ सवाल पूछे हुए थे। अब मैं उनके सवाल थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो जो प्रॉब्लम्स थी, इसमें मैं कुछ नई प्रॉब्लम्स और भी दे रहा हूँ आपको उसी से रिलेटेड। ओके, सवाल क्या था, ये कुछ जनरल सवाल पूछे हुए हैं, दो चार कितने सवाल थे, अभी एक मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक सवाल था शुद्ध जल, शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो शुद्ध जल की मोलरता के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जल का घनत्व पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है जल का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम प्रति ml। ठीक, बात क्लियर है ना। और आपको मालूम है कि ये मोलरता की डेफिनेशन बताई थी, तो मैं क्या कहा था कि हमेशा आयतन क्या लेते हैं 1 लीटर या 1000 ml। तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अच्छा, अब आपको फार्मूला मालूम है, क्या मालूम है D बराबर W/V। ठीक है, ये पता है आपको, W पता नहीं है, लेकिन आपको क्या मालूम है ml, यानी कि V बराबर 1 लीटर होता है, तो 1000 क्या होता है ml भी होता नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1000 रख देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई W कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक, अब आपको मालूम है क्या है m बराबर स्मॉल w m इंटू v, ये फॉर्मूला मालूम है ना आपको। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें निकाल लेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है m बराबर ये दिया हुआ है 1000। ठीक है, हाँ जल H2O, इसका अणुभार कितना हो जाएगा 18। ठीक, तो यहाँ पे हम 18 रख देंगे। v आधा कितना हो जाएगा 1 लीटर रखते ना, 1 लीटर रख देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1000/18, यानी कि 55.555 इसका समथिंग आता रहेगा। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा हो कि हमने यहाँ पे ये कैपिटल W रखा है और यहाँ पे क्या मान रखा है स्मॉल w के लिए। तो यहाँ ध्यान रखना कि जल की बात हो रही है, किस बात हो रही है जल की। तो जल के लिए जो मात्रा इसके लिए दोनों के लिए आएगी वो उसको मात्रा जो है उसी मात्रा के बराबर ही उसकी मात्रा होती है विलेय और विलायक की मात्रा, क्योंकि जल तो विलायक है और हर चीज के लिए जल में मिलेगी, तो इसलिए उसमें मिलने के कारण हम इनकी मात्रा उसी के लिए यूज कर लेते हैं, यानी कि कैपिटल W बराबर
स्मॉल डब्ल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे तो मात्रा क्या हो जाएगी इसके लिए सेम हो जाएगी। इसलिए डाउट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फॉर्मूला आपके सामने है, मेथड सामने है, ये लोगों ने बताया जल का घन बताया और ये क्या इसे क्या निकाला डब्ल्यू का मान निकाला और इसके बराबर ये होता है मोलेटा का फॉर्मूला लगाया, आपके सामने कैलकुलेशन है, डिवाइड किया 55.55 का अंक आता रहेगा। ठीक है, तो इतना आंसर क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल को देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में, यही पॉइंट है, 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम, ठीक है, यानी कि 214.2 ग्राम को 34.2 ग्राम, ठीक है, में चीनी है और चीनी के सीरे की मोलता ज्ञात करनी है, मोलता। ठीक, चलिए सवाल क्या था, मैंने कहा कि इतने ग्राम में इतने ग्राम और भरी हुई है, तो ये क्या है चीनी का सीरा है, ठीक है, ये कैपिटल डब्ल्यू है 214.2, इसमें क्या करना है आपको 34.2 जो है घटा देना है, तो आपको कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी निकल के, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 180 ग्राम। ठीक, बात क्लियर है। और इतने ग्राम चीनी मिली हुई है तो क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू का मान 34.2 ग्राम। ठीक, बस इस सवाल में एक रखिए और कुछ भी कोई ट्रिक नहीं है, बस ये सवाल नहीं है कि इतनी मात्रा इसमें मिली हुई है तो ये जो है विलेय और ये क्या विलायक हो जाएगा, तो ये विलेय की मात्रा ही होगी, विलायक की मात्रा ही हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना चीनी का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, याद है आपको, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 342। अब तो याद हो गए होंगे अनुपात आपको। और फॉर्मूला मालूम है आपको, क्या मालूम है आपको, m डैश बराबर स्मॉल w m इंटू कैपिटल W इंटू 1000, ठीक है ना। स्मॉल w मान कितना दिया हुआ है इसमें 34.2 और m का मान कितना 342, ठीक है। कैपिटल W कितना दिया है 180 और ये कितने दिए हैं 1000। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दो यहाँ जीरो लगा देंगे, ठीक है, और देखो ये 342 कैंसिल हो जाएंगे। तो चले काम करते हैं, यहाँ पे 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गए ना, तो क्या हो जाएगा m डैश बराबर 10/18 बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगाएंगे 1895 समथिंग 0.55 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा, लगाइएगा, प्रयास करिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखिए आपके सामने एक बहुत अच्छा सवाल दिया, बहुत अच्छा सवाल है। एक H2SO4 विलयन की मोलता ज्ञात करनी है, ठीक, और जल का मोल प्रवाह दिया हुआ है 0.85। एक विलयन मतलब कोई विलयन है तो उसकी कुल मात्रा 1 दी हुई है। अगर हम चाहें देखो क्या लिया है, जल का मोल प्रवाह दिया है आपको और आपको क्या निकालना है H2SO4 का मोल प्रवाह, ठीक है, निकालना है। कितना आ जाएगा 1 से 0.85 घटा दीजिए 0.15 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, ठीक है, यानी कि एक H2SO4 मिलने में कोई मात्रा 1 है तो कुल हमें उसका बराबर क्या मानना है, एक भाग का, उस भाग से हमें इसको घटा देना 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जल का मोल प्रवाह की वैल्यू दी हुई है, H2SO प्रवाह की मोल वैल्यू दी हुई है, दोनों की वैल्यू दी हुई है। ठीक, अगर आपको ये मालूम है तो आपको फॉर्मूले भी मालूम है। फॉर्मूला क्या है, जैसे लिखिएगा H2SO4 का मोल प्रवाह, ठीक है, तो ये H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है विलेय और जल क्या होता है विलायक, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ऐसे ही H2O, ठीक है, H2O जल का मोल प्रवाह कैपिटल N प्लस N, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इस तरह से दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्लियर ना, ऑन डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों को अगर माने इसको फ्रॉम फर्स्ट माने सेकंड माने तो ऑन डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड रहेगा। अगर आप डायरेक्ट कर सकते देखो ये दोनों सेम है, वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। H2SO4 का मोल प्रवाह दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, इसका मोल प्रवाह कितना दिया है, ये दिया है 0.15, इसका मोल प्रवाह कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.85, ठीक है, और ये दिया हुआ है स्मॉल n और कैपिटल N। अभी आपको मालूम है क्या, स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल n और कैपिटल W बराबर कैपिटल W अपॉन कैपिटल N, तो स्मॉल w कैपिटल N और कैपिटल W स्मॉल n, ठीक। ये दोनों बातें आपके सामने दी हुई है, क्लियर है ना। तो देखो 0.15 0.85
और स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल, ये रखा हुआ है सामने, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, ये आपके सामने अगर हम दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, यानी ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर चार कट जाएंगे तो इससे बराबर हो जाएगा बात, ठीक है। लेकिन सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि हमें 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से अच्छी सामने आ जाएगी, क्या जाएगी, ये देखिए आप, ये चीज समझ में आई, स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W 1000, किसका फॉर्मूला है, मोलता का जो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल M है इनको यहाँ पे भटे में 0.15 और ये 1000 है और ये कैपिटल W यहाँ आ जाएंगे और m डैश ये मान लेंगे हम, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको। अब करना क्या है, कैपिटल M क्या है, जल, क्या होता है, जल, यानी कि H2O। H2O का अनुपात कितना होता है 18, तो कैपिटल M का मान है मालूम 18, यहाँ पे रख देंगे। तो ये हम यहाँ सॉल्व कर दें यहाँ पे, तो ये m डैश बराबर 0.85 और ये 1000 रखे हुए हैं, ये हमने कर दिया 18, दशमलव से दशमलव हट गए, तो m डैश बराबर 15 गुणा 1000 बटे 85 गुणा 18, ठीक है। आप ज्यादा हो तो थोड़ा सा डिवाइड भी कर सकते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18 m डैश, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5000, और करना चाहे और कर लीजिए डिवाइड, देखिए 17/85, ठीक है, 17/85 हो गया। अब ये जो हो गया आपका 1000 अपॉन 102, ठीक है। अब डिवाइड कर लीजिए, m डैश बराबर कितना चला जाएगा, लगभग है, हाँ 9.8 समथिंग आंसर आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए 9.8 समथिंग आंसर आपका आएगा डिवाइड करने के बाद। सवाल बहुत अच्छा है, एक बार फिर सुनिएगा दोस्तों, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है। एक H2SO4 विलेन की मोलता क्या करनी है, जल का मोल प्रवाह दिया था तो हमने क्या निकाला, जल का मोल प्रवाह दिया तो क्या निकाल लिया हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रवाह निकाल लिया, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूले में मालूम थे, विलेय और विलायक के फॉर्मूले मालूम थे, उनको हमने सॉल्व किया तो इन दोनों की वैल्यू निकल के आ गई, बात समझ रहे हैं। और जब ये वैल्यू निकल के आ गई है तो इन दोनों का मान हमें मालूम था, इनको हमने सॉल्व किया, इसी सॉल्यूशन से हमने क्या बना दिया, दोनों तरफ क्या किया हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, मोलता का। जब मोलता का फॉर्मूला निकल के आया तो ये वैल्यू सामने आ गई, m इधर आ गया, तो m क्या था, ये H2 क्या था, अणुभार की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, कैलकुलेशन आपके सामने सॉल्व कर दिया मैंने, सॉल्व करने के बाद आंसर कितना है 9.8, ठीक। सवाल बहुत अच्छा था, इसी तरह के सवाल आप लोग लगाते रहिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप पूछते रहिए। विलियम वाले चैप्टर के सभी टॉपिक मैंने आपको कंप्लीटली सिखा दिए हैं, फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐसा कोई छूट गया हो धोखे से तो फिर हम उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सवाल लगाइएगा, जो भी बुक आपके पास है रिकमेंड है आप उस बुक से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछिएगा, लेकिन प्लीज मैंने बताया ना कि आप वीडियो पूरा वीडियो देखें। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, सारी बातें समझ में आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।